बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रहमतुल्लाह भट्टी है। मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हमारा आज का प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कोर्स इंट्रोडक्शन टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोड 1624 और यूनिट नंबर 3 के हवाले से है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पाकिस्तान में ECE पे नज़र मारते हैं तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे पब्लिक सेक्टर स्कूलों में ECE को फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया। ट्रेडिशनली हमारे पब्लिक सेक्टर स्कूलों में ECE का एक रासा कॉन्सेप्ट कच्ची क्लास की सूरत में चलता आ रहा था। अब कच्ची क्लास कोई फॉर्मल इन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जाता था। ये स्कूल में आते और हमारे असातिज़ा इकराम इनको ग्रेड 1 का कुछ पोर्शन पढ़ा देते। ना तो इनका फॉर्मल एग्ज़ाम होता था, ना कोई इनके टेस्ट होते थे, और ना ही स्कूलों के अंदर इनका कोई स्केड्यूल या टाइम टेबल होता था। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इसकी इम्पोर्टेंस हमें नज़र आती है एजुकेशन पॉलिसी 2009 में। एजुकेशन पॉलिसी 2009 में ECE को फर्स्ट टाइम बाकायदा रिकॉग्नाइज्ड किया गया। और इसका करिकुलम बनाया गया। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमने ये बात करनी है कि ECE की इम्पोर्टेंस क्या है और ECE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, और इस फील्ड में वो लोग जिन्होंने काम किया वो कौन है। इसमें हम अगर देखें तो एक बहुत बड़ा नाम जॉन डेवी का आता है। जॉन डेवी एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है और इसने 1950 के दहाई में ये एक कॉन्सेप्ट दिया कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। जॉन डेवी ने देखा कि उसके दौर में स्कूलों की क्या हालत थी। स्टूडेंट पैसिवली बैठे हुए और उस्ताद पढ़ा रहा है, वो बड़े ओबीडियंट उसको सुन रहे हैं और जो वो बता रहा है बस वो ही कर रहे हैं। उसने महसूस किया कि इस तरह से तो बच्चों की लर्निंग सही तरह से नहीं होती। दूसरी तरफ उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। अब पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो कब करेंगे? When they will have freedom to move in the institution। उसने कहा कि जब बच्चे मूव करते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों से इनकाउंटर उनका होता है, उनका इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन से वो खुद अपने लिए उस एनवायरनमेंट का
कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। इस तरह से अगर हम इस थ्योरी की सोल देखें तो हमें इसमें स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस, स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट्स की हैंड ऑन एक्टिविटीज लर्निंग के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल या मीडियम नजर आता है। उसके बाद सेकंड चीज उसने जो कही, उसने कहा कि एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी चाइल्ड हैज इंटरेस्ट। उसके इंस्टिंक्ट हैं, उसकी एक्टिविटीज हैं और उसके इंटरेस्ट होते हैं। अब अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप अपना एजुकेशन प्रोग्राम उसके इंटरेस्ट और उसकी इंस्टिंक्ट्स की बेस पर डिजाइन नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी लर्निंग या अच्छी अचीवमेंट की तवक्को कभी भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा क्या किया जाए, टीचर पे बड़ी जिम्मेदारी उसने आयद कर दी है। और हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये कोर्स असातिज़ा के लिए मुरतब किया गया है, तो मैं उनकी तवज्जो इस अहम पॉइंट की तरफ लाना चाह रहा हूं कि टीचर ने क्या करना है। नंबर 1, जब भी उसके पास एक नन्ना मुन्ना फूल फर्स्ट टाइम इदारे में आता है तो उसको बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उस बच्चे का इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना है। और जब वो इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर ले, सेकंड चीज ये देखे कि उसके इंटरेस्ट की डायरेक्शन क्या है। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की डायरेक्शन, इसको देखकर उस बच्चे की लर्निंग का प्रोग्राम डेवलप करना है। यह जॉन डेवी कहता है। फिर यही नहीं है कि उसका प्रोग्राम मुरतब करके उसको छोड़ देना, नहीं, उसको एक एनवायरनमेंट देना है। और वो ये कहता है कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली, जब बच्चा क्लासरूम इन और आउट मूवमेंट करता है तो इससे उसकी लर्निंग होती है जो अर्ली एज में होती है। तो लिहाजा असातिज़ा किराम को अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के लिए इंटरेस्ट और इंटरेस्ट डायरेक्शन बेस प्रोग्राम बनाकर उसके इंप्लीमेंटेशन में बच्चों को फ्रीडम देनी है कि वो एनवायरनमेंट की तमाम चीज़ों को जो उस एनवायरनमेंट की बाउंड्री में मौजूद हैं उसको फ्रीडम हो कि वो उनके साथ इंटरेक्ट करे और उससे वो लर्न करे। इस तरह से अगर हम उसकी थ्योरी को इन नटशेल कहें तो ये थ्योरी उसकी चाइल्ड सेंटर थ्योरी है कि आपकी तमाम एक्टिविटीज़, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपका करिकुलम, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, दे विल बेस on interest of child, number 1, and number 2, experiences of the students, not passive listeners but active knowledge creators, active knowledge constructors। जब ये सूरत हाल होगी तो यकीनन दरसे अदीब गर्बवत जमजमा मोहब्बते जुमा बे मकतब आवरत तिफले गुरेज पायरा, तो कोई भी छोटा बच्चा सुबह स्कूल आते वक्त माँ बाप को तंग नहीं करेगा, बल्कि उसकी रात बड़ी बेचैनी से गुजरेगी कि कब दिन हो और मैं स्कूल जाऊं और अपने उस्ताद के पास बैठूं, अपने क्लास फेलो के साथ खेलूं। उसकी खेल खेल के जो तजर्बात हैं वो उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्रक्स समरी या सोल कह लें कि जो जॉन डेवी ने 1950s में ये दी और उसके बाद
फिर इसके ऊपर अमल शुरू हुआ और आज हम देख रहे हैं कि जो ECE बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपको चाइल्ड कॉर्नर नजर आएंगे। कहीं पे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, कहीं पे बच्चे मैथमेटिक्स की बेस के ऊपर कुछ कर रहे हैं, कहीं पे पेंटिंग्स कर रहे हैं, कहीं पे वो पिक्चर्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कहीं पे ब्लॉक से खेल रहे हैं, बट द एनवायरनमेंट इज स्ट्रक्चर्ड। तो दिस इज जॉन डेवी थियरी अबाउट ECE। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जॉन डेवी की थियरी जो देखी थी, अब उसके बाद हम आते हैं मारिया मॉन्टेसोरी की थियरी। ये मारिया मॉन्टेसोरी की जो थियरी है, ये एक माइलस्टोन हम इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर। ये भी उसी इरा में है, 50s के अंदर ही ये भी थियरी भी है। अब इसमें इंपॉर्टेंस किस पे है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बात कही। वो कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स लेके आता है जो उसकी जिंदगी को गाइड करते हैं। अब ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं ये हिडन है। अगर हम देखें तो किसी हद तक जो जॉन डेवी की थ्योरी में इंटरेस्ट और इंस्टिंक्ट्स हैं ये उन्हीं के साथ मिलती जुलती बात है। अब मारिया मॉन्टेसोरी कहती है कि अब हमारा ये काम है कि अगर हम एक आइडियल एजुकेशन चाहते हैं तो हमें तो नहीं पता कि वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो इनबॉर्न इनहेरेंट उसके अंदर हैं वो क्या हैं। अब उसने इनकी खोज लगाने का भी हमें एक बड़ा खूबसूरत तरीका बता दिया। वो कहती है कि जनाब आप ऐसे करें कि इन बच्चों के लिए आप एक वार्म एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे दें। जब ये वार्म और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा तो स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट जो उनका पोटेंशियल है वो उसको शो कर देंगे। और अब वो शो कैसे करेंगे, ये अगला क्वेश्चन। जब वार्म एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा तो स्टूडेंट फ्रीडम टू मूव, उनको फ्रीडम होगी। और वार्म और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मारिया मॉन्टेसोरी कहती उसको है वार्म। स्टूडेंट्स को वेलकम किया जा रहा है, स्टूडेंट इज हैप्पी, इंजॉय द एनवायरनमेंट। इसको कहते हैं वार्म एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। हैव फुल फ्रीडम्स, जो उसके दिल में तरंग उठती है वो करता है और इंजॉय करता है। अब इससे क्या फायदा होगा? लेकिन हम जॉन डेवी की थ्योरी को बैक पे रखते जाने, हमें तब इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने उसका इंटरेस्ट देख लिया है, अब उसके इंटरेस्ट को फॉलो करना है। लेकिन यहां उसने एक और बात कर दी है। वो कहती है कि ये वार्म और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ऐसे ही नहीं है शुतर बेमुहार वो बच्चे घूमते रहें, बट वी हैव टू स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट। हमने इस एनवायरनमेंट को चाइल्ड साइकोलॉजी, लर्निंग प्रिंसिपल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारा करिकुलम, उसके पर्सपेक्टिव में इस एनवायरनमेंट को डिजाइन करना होगा ताकि बच्चे की कोई भी एक्टिविटी यूजलेस ना हो, फ्यूटाइल ना हो। क्योंकि जिंदगी का डियर स्टूडेंट्स एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। तो हम इन नौनिहालों का वक्त कैसे जाया कर सकते हैं? उनका एक एक लम्हा उनकी जिंदगी की तैयारी के लिए काम आए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट। जब इस एनवायरनमेंट में वो बच्चे चलेंगे तो फिर वो बढ़ेंगे, तो फिर हमें मुआशरे के एक प्रोडक्टिव सिटीजन्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें मिलेंगे। अब एनवायरनमेंट आ गया,
बच्चों को फ्रीडम मिल गई, बच्चों ने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया, आपने उनकी डायरेक्शन फॉलो कर ली। तो अब यहां दो चीजें हैं, आपने अब प्लान करना है कि इनको लर्निंग कैसे करवानी है। ये बैग है, हम बच्चे को नहीं कह रहे ये करो वो करो, फ्रीडम हमने जब दे दी, लेकिन हमने स्ट्रक्चर्ड ऐसे करना है। वो मारिया मॉन्टेसोरी एक बात कहती है फर्स्ट एजुकेशन ऑफ सेंसेस देन एजुकेशन ऑफ इंटेलेक्ट। पहले बच्चों को यह सिखाएं कि हाउ टू यूज 5 सेंसेस, आपने 5 सेंसेस कैसे यूज करने, देखना कैसे है, बोलना कैसे है, चखना कैसे है, सुनना कैसे है, फील कैसे करना है। अब इससे क्या होगा, इसको वो कहती है कि उसके जो मसल्स हैं, उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो एक्शन है, उसको पहले एक्शन करना आएगा। मसलन कि उसने लिखना है ए, तो पहले वो हवा में ही लिखे ए, बी, अलिफ, बे, ये चीजें लिखे। इससे उसके हाथ का एक एक्शन बनेगा, और जब उसका एक्शन बन जाएगा फिर उसका इंटेलेक्ट हम कहते हैं थिंकिंग, कि जो प्रोसेस ब्रेन में चल रहा है, जो उसके कॉग्निशन में चल रहा है। ये मैं थोड़ी सी एजुकेशनल टर्म बोल रहा हूं, कॉग्निशन हम कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं, इंटेलेक्चुअल का लफ्ज़ हम आम तौर पे बोलते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करते हैं, वो बड़ा इंटेलेक्चुअल्स है, यानी कि वो बड़ा गौर करता है। आप पहले से बच्चों को गौर करने वाले प्रोसेस में ना डालें, पहले उसके सेंसेस की तैयारी करवाएं। और उसने फिर आगे एक बात कही, उसका एक प्रिंसिपल है जिसको वो कहती है स्पॉन्टेनियस सेल्फ डेवलपमेंट। स्पॉन्टेनियस सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, बच्चों पे ऐसे ही पढ़ने का सबक ना दे दें जो उसके इंटरेस्ट से मैच नहीं करता। उसने लफ्ज किया था मेमोराइज, डोंट फोर्स द स्टूडेंट टू मेमोराइज रैंडम फैक्ट्स allotted by teacher arbitrary। जैसे हमारे असातिज़ा आमतौर पे करते हैं, माजरत के साथ, उनका भी कसूर नहीं है, चूंकि ईसीई की ट्रेनिंग ही नहीं थी, तो उन्होंने तो वो जैसे एक थ्योरी हम कहते हैं कि उस्ताद उसी तरह से पढ़ाता है जिस तरह उसको पढ़ाया गया है। तो उसने देखा कि मुझे 1 क्लास में टीचर ने ये पढ़ाया था और बड़ा अच्छा टीचर था, तो यही ठीक है। हाँ भाई, आप मैथ की ये एक्सरसाइज कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, आप मल्टीपल चॉइस कर लें, चलो भाई ये एक्सरसाइज जो है ये करो। वो कहती है नहीं, बच्चे से पूछें कि तुम ऐसे लिखना चाहते हो, तुम फिगर बनाना चाहते हो, तुम ड्राइंग करना चाहते हो, या कि तुम अपने हाथ से कोई चीज मॉडल बनाना चाहते हो, वो काम उसको दो। आर्बिट्ररी नहीं है अपनी मर्जी से उसको दे दें, ये नहीं है। तो फिर आप देखिएगा कि वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो सिर्फ कमी हमारे यहाँ ये थी कि हमारे असातिज़ा किराम को इस चीज़ का पता नहीं था, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, मेगा यूनिवर्सिटी, इसने इस इम्पोर्टेंस को फौरी तौर पर रियलाइज़ किया, और ये डिप्लोमा पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस कर रही है। तो बात हम कर रहे थे कि स्पॉन्टेनियस सेल्फ डेवलपमेंट, इसको किया जाए, इससे क्या होगा। सबसे पहले बच्चा स्किल्स, हम कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स, सबसे पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स आएंगी। अर्ली न्यूमरेसी, उसको पता चलेगा कि छोटी छोटी काउंटिंग कैसे की जाती हैं, और उसके बाद फिर बच्चा आगे बढ़ेगा। फिर यही नहीं है कि आप उसको ख्याली तस्वीरें दे दें, ख्याली तस्वीरें नहीं देनी, उसको जो भी एक्टिविटी देनी है उसके एनवायरनमेंट से देनी है। कि वो अगर स्कूल में कर रहा है, सेंटर में कर रहा है,
तो वो घर जाके भी उसको कर सके। क्योंकि जब वो खुद इंटरेक्ट करेगा तो उसका इंटरेस्ट दोबाला नहीं बल्कि सबबाला होगा, जिसको कहते हैं मैनीफोल्ड्स इंक्रीज होता जाएगा। और अगले दिन आके वो खुद कहेगा कि मैडम या सर, जो हमने यहां आपने मुझे बताया था मैंने घर में भी किया था, और जब मैंने किया था तो ये चीजें भी सामने आई थी। तो यहां फिर क्या करना है, उसको डंप नहीं करना है। मैंने पहले कहा है कि मारिया मॉन्टेसरी कहती है वार्म एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। आपने कहा अच्छा आपने ये किया था क्लासरूम के अंदर, देखें जनाब अली ने ये किया था, तो वो इनकरेज होगा, वो फिर और एक्सप्लोर करेगा, तो फिर उसकी लर्निंग एक राइट ट्रैक पे जा रही होगी। और वो अपने प्रोफेशन में जब जाएगा तो वो टाइम नहीं देखेगा, उसको दूसरे लोग बताएंगे कि जनाब ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है, वो कहेगा अच्छा, उसको हर वक्त अपने ऑफिस में टाइम हमेशा कम नज़र आएगा और उसको काम लगेगा ही नहीं कि ये काम है। तो ये इन नटशेल अगर हम बात करें, मुख्तसरन बात करें, तो मारिया मॉन्टेसरी की दो ही बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो ये है कि हर बच्चा पैदाइशी तौर पे इंटरेस्ट लेके आता है, वही इंटरेस्ट उसके लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो जनाब आप उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहां उसको फ्रीडम हो। जब फ्रीडम होगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, और फिर आप उसको पकड़ लीजिए और फिर उस मंजिल की तरफ उसको गामजन कर दीजिए। तो ये है मारिया मॉन्टेसरी का ईसी का नज़रिया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड थ्योरी की तरफ आते हैं। अभी हमने मारिया मॉन्टेसरी की थ्योरी देखी, अब मारिया मॉन्टेसरी और जॉन डेवी ये दोनों एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो ईसीई की थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये पियाजे की थ्योरी है। इस थ्योरी में उसने बात की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसलिए हम इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज कॉग्निशन एंड व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निशन क्या है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। सादा से लफ्जों में हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है इसको हम कॉग्निशन कहते हैं। अब ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये एक नॉर्मल इंसान में पैदाइश के वक्त भी होता है, लेकिन वो हाईली डेवलप नहीं होता। हम कह सकते हैं कि उसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने अपने इंडिविजुअल्स के अंदर थिंकिंग ही डेवलप करनी है। हमने उसको सिर्फ फॉलोअर नहीं लीडर बनाना है, और जो लीडर होता है वो इनोवेटर होता है, वो क्रिएटिव होता है, वो एक नई राहें सोचता है जो कि कौम को मिराज पे ले जाती है। तो कॉग्निशन थिंकिंग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये स्टैग्नेट नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है कि जो बन गया सो बन गया। अगर डियर स्टूडेंट्स ये बात होती तो फिर हमें सीखने सिखाने का अमल बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, कि पता है इसके पास। लेकिन चूंकि शुरू से इंसान को गो के इस थ्योरी का पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा से अपनी आने वाली नस्ल को, चाहे वो गारों में रहती थी, चाहे वो जंगलों में रहती थी, चाहे वो पहाड़ों में रहती थी, वो उनको ज़रूर सिखाता था। तो इस चीज़ को पियाजे ने एक्सप्लोर किया और उसने कहा
कि ये जो सोचने समझने का अमल है ये एक लगातार है। इसीलिए हम कहते हैं कि मां की गोद से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आप तालीम हासिल करते रहें। और हमारी यूनिवर्सिटी का अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा वाइब्रेंट डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस नॉन फॉर्मल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कि तालीम रुकने वाला अमल नहीं है। अब ये कॉग्निशन के अंदर जो डेवलपमेंट होती है, सोचने के अमल में जो बेहतरी आती है, ये किस किस उम्र में कैसे आती है, ये है काम पियाजे का। उसने ब्रॉडली स्पीकिंग, डिटेल में जाएं तो छोटी छोटी कई स्टेजेस हैं, लेकिन अगर ब्रॉडली स्पीकिंग उसने बड़ी इसकी 4 स्टेजेस जनाब बताई हैं। उसमें सबसे पहली जो स्टेज है उसको वो कहता है सेंसरी मोटर स्टेज। जैसा कि इस स्टेज का नाम हमें बता रहा है, सेंसरी मोटर, सेंसेस एंड मोटर, फील करो और मूवमेंट करो। फील किया, मूव किया। अब ये जो कॉग्निशन की स्टेज है, कॉग्निशन है थिंकिंग का अमल, मैं फिर वापस आ रहा हूं, कॉग्निशन इज ए थिंकिंग प्रोसेस। यहां बच्चा क्या करता है, जो चीज वो फील करता है उसका रिस्पॉन्स दे देता है। मसलन वो एक खूबसूरत चीज देखता है, सेंस, तो उसकी तरफ बढ़ जाता है। दुकान में जाता है, जो खिलौना अट्रैक्टिव लगता है भाग के कहता है पापा मुझे ये ले दें, अम्मी मैंने ये लेना है। वो ले लिया, फिर और नजर पड़ी, कहता मैंने ये भी लेना है। लिहाजा वो जो भी चीज देख रहा है वो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। इसी तरह से आपने उसकी तरफ स्माइलिंग से देखा, उसने कहा कि ये तो अच्छा है, वो फौरन आपकी गोद में आ गया। आपने जरा घूरी से देखा तो वो वहीं से सहमता सहमता, हत्ता कि मां कह रही है तुम्हारे मामू हैं, वो मां की गोद में घुसा जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसने चेहरे पे घूरी देख ली है। दूसरी तरफ अगर उसको कोई प्यार से देखता, अजनबी भी है, और मां और बाप रोकते हैं कि इसके पास नहीं जाना, वो मां बाप की आंख चुरा के जाके अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, वो मिलने के लिए चला जाता है। ये है सेंसरी मोटर स्टेज। वो सेंसेस से देख, उसको नहीं पता कि मेरा इसके से नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने बच्चों पे इस एज पे बड़ी नजर रखनी होती है कि बच्चों के साथ जो बहुत सारे हादसात हो जाते हैं वो बेसिकली इसी वजह से होते हैं। हम कहते हैं ना कच्ची उम्र है, ट्रैप हो गया, बच्चों के अगवा इसी वजह से होते हैं कि उनको वो कोई इस किस्म की चीज दिखाते हैं, बच्चा अट्रैक्ट होता है और ट्रैप हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टेज सिर्फ फीलिंग एंड डूइंग, और हम एजुकेशन में कहते हैं कि स्टूडेंट्स थिंक विद देयर आईज, ईयर्स, हैंड्स, इन्हीं से वो सोचते हैं कि जिसने प्यार का बोल दिया उसी की तरफ चले गए, जिसने प्यार से उठा लिया उसी की गोद में बैठ गए, जिसने स्माइलिंग दी उसी की तरफ चले गए, बिला तफरीक कि इससे मुझे फायदा है या नुकसान है। अभी इसमें ये चीज नहीं होती। लिहाजा इस स्टेज में बच्चों पे नजर रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ वो मुफीद ही काम करें, बाकी काम ना करें। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब यहां थोड़ा थोड़ा उनके अंदर सोचने का अमल शुरू हो जाता है। कितना कि उनके देखने से माइंड में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। अब वो अपने कॉन्सेप्ट को ड्राइंग की सूरत में, पेंटिंग की सूरत में जाहिर करते हैं।
जो चीज़ उनको पसंद आती है उसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। और कभी कभार आप पूछते हैं, बेटा मैं बाजार जा रहा हूं, आपके लिए कितनी चिप्स लाऊं, तो वो यूं इशारा करता है 2 उंगलियां उठा के, कहता पापा 2 मेरे लिए पैकेट लाने। अब उसको पता चल गया है कि 2 क्या होते हैं। इसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, लेकिन अभी उनके अंदर लॉजिक नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो है उसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब वो थोड़े से लॉजिकल हो जाते हैं। आप अगर एक भाई को 2 बॉल लेके देते हैं और दूसरे को 1 लेके देते हैं, वो कहता पापा आपने उसको तो 2 लेके दिए, मुझे 1 लेके दिया है। वो कहता नहीं बेटा ये बराबर हैं। वो कहता नहीं, कैसे बराबर हो सकते हैं। अब उनके अंदर लॉजिक आती है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक नहीं है। जैसे कि अगर हम उसको कहें कि बेटा सोचो कि अगर तुम्हारे पास 5 रुपए हों, 5 रुपए तुम्हें भाई दे दे, 5 तुम्हें अम्मी दे दे और 2 रुपए खाला दे दे और 1 रुपया मामू दे दे, भला कितने हो गए? नहीं बता सकेगा। लेकिन अगर आप उसके सामने रखें कि लो जनाब ये 5 मेरे, ये भाई के, ये अम्मी के, ये खालू के, बताओ, वो सबको इकट्ठे करके आपको टोटल बता देगा। काउंटिंग ज़हन में ही करनी है उसने, लेकिन उसके सामने वो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। इसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है इसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये लॉजिकल है। अब बच्चा बाकायदा अपने जहन में चीज़ों को काउंट कर सकता है और लॉजिकली उनके बारे में कह सकता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। और ये एज होती है 11 से 12 साल एंड ऑनवर्ड। इसके बाद आप समझ लें कि 11 साल के बाद बच्चे में किसी भी चीज़ के बारे में लॉजिकली फैसला करने का जो पावर है या एबिलिटी है या थिंकिंग सलाहियत है वो उसके अंदर डेवलप हो चुकी होती है। और फिर कहने का मतलब है कि आप 11 साल से पहले बच्चे से कभी ये ना एक्सपेक्ट करें कि जनाब वो आपको लॉजिकली जवाब देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो ये बात की है इन थियरीज के ऊपर, उम्मीद है आपको ECE समझने में ये गुफ्तगू मुआवन और मददगार साबित होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने